भारतीय न्याय संहिता या बीएनएस 2023 ये नाम आजकल हर जगह है और इसके आने से भारत के क्रिमिनल लॉ में बहुत कुछ बदल रहा है। आज हम इसी की गहराइयों में उतर रहे हैं, खासतौर पर ये देखने के लिए कि अब अपराध करने पर सजा देने के तरीकों में क्या क्या बदला है। हमारे पास इस नए कानून के अध्याय 2 के कुछ जरूरी हिस्से हैं जो सजाओं के बारे में ही बात करते हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद आज इन कानूनी भाषा वाले पन्नों को खोलकर एक आसान बातचीत में समझना है। हम देखेंगे कि कौन सी सजा अब हटा दी गई है, कौन सी नई जोड़ी गई है और उम्र कैद का जो मतलब हम सब समझते आए हैं, क्या वो वाकई में सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि किसी भी देश का कानून सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या गलत है, बल्कि ये भी बताता है कि एक समाज के तौर पर हम उस गलती को सुधारना कैसे चाहते हैं। सजा देना सिर्फ बदला लेना नहीं है, इसके पीछे एक पूरी सोच होती है। आज हम धारा 4 से शुरू करके इसी सोच की परतों को खोलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम शुरुआत से बीएनएस के तहत अब एक जज के पास सजा देने के लिए कितने तरह के विकल्प हैं? क्या लिस्ट पहले जैसी ही है या इसमें कुछ नया है? ये एक बहुत अच्छा शुरुआती सवाल है। बीएनएस की धारा 4 अब 6 तरह की सजाओं की बात करती है। 6? ओके। हाँ, लिस्ट में कुछ चीजें जानी पहचानी है और एक बहुत ही दिलचस्प नया जुड़ाव है। सबसे पहले है मौत का दंड यानी डेथ पेनल्टी। दूसरा है आजीवन कारावास मतलब इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तीसरा है कारावास जो 2 तरह का होता है, एक कठिन जिसमें मेहनत मजदूरी करवाई जाती है और दूसरा सादा। और बाकी 3 ये तो काफी स्टैंडर्ड लगते हैं। चौथा है संपत्ति की जब्ती यानी फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और 5वां है जुर्माना फाइन। लेकिन जो छठा है वो इस नए कानून की एक बड़ी कहानी कहता है और वो है सामुदायिक सेवा, कम्युनिटी सर्विस। सामुदायिक सेवा? जी, ये भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक बड़ा और नया कदम है। ये वाकई में दिलचस्प है। मतलब अब छोटे मोटे अपराधों के लिए जेल भेजने की बजाय समाज की सेवा करने की सजा दी जा सकती है। पर इसके साथ ही क्या कोई पुरानी सजा हटाई भी गई है? मुझे याद है काला पानी जैसी सजाओं के बारे में पढ़ा है मैंने। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। बीएनएस ने निर्वासन या ट्रांसपोर्टेशन को पूरी तरह से हटा दिया है। अच्छा। जिसे आम भाषा में काला पानी की सजा कहा जाता था। ये एक कॉलोनियल दौर की सजा थी और आज के दौर में मतलब अप्रासंगिक हो चुकी थी। इसे हटाना दिखाता है कि कानून वक्त के साथ खुद को बदल रहा है। तो एक पुरानी कठोर सजा गई और एक नई सुधारात्मक सजा आई। ये तो अपने आप में एक बड़ा बदलाव है। बहुत बड़ा। इसका महत्व बहुत गहरा है। ये भारतीय न्याय प्रणाली में एक सोच के बदलाव का संकेत है। किस तरह के बदलाव का? हम सजा के सिर्फ एक रूप यानी बदला लेने वाले न्याय से हटकर सुधार करने वाले न्याय की तरफ बढ़ रहे हैं। रेस्टोरेटिव जस्टिस? हाँ, सोच ये है कि अपराधी ने समाज को जो नुकसान पहुंचाया है उसकी भरपाई वो समाज की सेवा करके करे। इससे हमारी खचाखच भरी जेलों पर भी बोझ कम हो सकता है। ये तो है। असल चुनौती ये होगी कि इसे पूरे देश में एक समान तरीके से लागू कैसे किया जाएगा। ये तो वाकई एक बड़ा बदलाव है। चलिए अब उस सजा पर आते हैं जिसे लेकर शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, आजीवन कारावास या उम्र कैद। हम फिल्मों में देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं कि उम्र कैद का मतलब 14 साल या 20 साल होता है। क्या बीएनएस में भी ऐसा ही है? ये शायद सबसे आम गलतफहमी है और बीएनएस इस पर कोई नई बात नहीं कहता, बल्कि पुरानी स्थिति को ही साफ करता है। यहाँ हमें 1961 के एक बहुत ही ऐतिहासिक केस को देखना होगा, गोपाल विनायक गोडसे बना महाराष्ट्र राज्य। जी। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले में एक क्रिस्टल क्लियर कर दिया था कि आजीवन कारावास का मतलब दोषी की बची हुई पूरी जिंदगी के लिए जेल है। पूरी जिंदगी? हाँ, इसका मतलब 14 या 20 साल बिल्कुल नहीं है। ये सजा दोषी की मौत के साथ ही खत्म होती है। बिल्कुल अलग है। बीएनएस की धारा 6 के मुताबिक जब किसी सजा के हिस्से की गणना करनी होती है, जैसे किसी सजा का 1/4 या आधा हिस्सा निकालना हो, बिल्कुल, तब गणितीय सुविधा के लिए आजीवन कारावास को 20 साल के बराबर माना जाता है। ये सिर्फ एक टेक्निकल कैलकुलेशंस के लिए है। अच्छा। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि उम्र कैद की सजा 20 साल में पूरी हो जाएगी। अच्छा, तो ये बस हिसाब किताब का एक तरीका है, सजा की असल अवधि नहीं। ये जानना बहुत जरूरी था। लेकिन क्या सरकार के पास इन बड़ी सजाओं को कम करने का कोई अधिकार है? मान लीजिए किसी को मौत की सजा या उम्र कैद हुई है, तो क्या सरकार उसे कम कर सकती है? हाँ, बिल्कुल कर सकती है। बीएनएस की धारा 5 समुचित सरकार को ये शक्ति देती है। समुचित सरकार मतलब? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। केस के हिसाब से केंद्र या राज्य सरकार हो सकता है।
वो मौत की सजा को किसी और सजा में बदल सकती है या उम्र कैद को एक तय अवधि की सजा में कम कर सकती है। और जो सबसे हैरान करने वाली बात इन दस्तावेजों में लगी वो ये है कि सरकार ये फैसला अपराधी की मर्जी के बिना ले सकती है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी पावर हुई कि अदालत के दिए फैसले को सरकार बदल दे। ये बहुत बड़ी पावर है और ये राज्य की क्षमादान शक्तियों का हिस्सा है। इसके पीछे सोच ये है कि कभी-कभी कानूनी फैसले के बाद भी दया, रहम या बदलती परिस्थितियों के आधार पर सजा कम करने की जरूरत पड़ सकती है। एक तरह का सेफ्टी वॉल्व है ना? सही कहा। ये न्याय व्यवस्था को बहुत ज्यादा कठोर होने से बचाता है। ठीक है, तो हमने सबसे बड़ी सजाओं की बात कर ली। अब जरा उस सजा पर आते हैं जो सबसे आम है, जुर्माना। जी। लाखों मामलों में सिर्फ जुर्माना ही लगता है। जी हाँ। यहाँ मुझे एक सवाल हमेशा परेशान करता है। अगर कानून में ये नहीं लिखा कि किसी जुर्म के लिए ज्यादा से ज्यादा कितना जुर्माना हो सकता है, तो क्या जज कितना भी जुर्माना लगा सकता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। बीएनएस की धारा 81 इसी के बारे में है। वो कहती है कि हाँ, ऐसे मामलों में जुर्माने की रकम असीमित हो सकती है, लेकिन, और ये लेकिन बहुत जरूरी है, वो रकम अत्यधिक यानी एक्सेसिव नहीं होगी। असीमित भी होगी और अत्यधिक भी नहीं होगी। ये तो सुनने में थोड़ा विरोधाभासी लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जज के पास अधिकार तो है, पर वो मनमाना नहीं हो सकता। उन्हें अपराध की गंभीरता देखनी होगी, अपराधी ने कितना फायदा कमाया ये देखना होगा, और सबसे जरूरी अपराधी की आर्थिक हालत। हाँ, उसकी आर्थिक हालत क्या है ये भी देखना होगा। आप एक दिहाड़ी मजदूर पर करोड़ों का जुर्माना नहीं लगा सकते, भले ही कानून में कोई ऊपरी सीमा ना हो। यही न्याय का सिद्धांत है। ये तो काफी तार्किक बात है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। मान लीजिए किसी पर जुर्माना लगा और वो भर नहीं पाया, तब क्या होगा? क्या उसे जेल भेजा जाएगा? हाँ, बिल्कुल। धारा 82 साफ कहती है कि जुर्माना ना भरने पर जो जेल की सजा होगी वो उस अपराधी को मिली किसी भी और जेल की सजा के अतिरिक्त होगी। अतिरिक्त यानी ऊपर से? जी। अगर किसी को 2 साल जेल और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा हुई और वो जुर्माना नहीं भरता, तो उसे जो अतिरिक्त जेल होगी वो उन 2 सालों के ऊपर से होगी। और ये अतिरिक्त जेल कितनी लंबी हो सकती है? क्या इसकी कोई सीमा है या ये जज पर निर्भर करता है? नहीं, इसकी एक साफ सीमा है। धारा 83 के मुताबिक ये अतिरिक्त सजा उस अपराध के लिए तय की गई अधिकतम जेल की सजा के 1/4 से ज्यादा नहीं हो सकती। 1/4, 1/4। हाँ। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, जैसा इन नोट्स में भी दिया गया है। चोरी के लिए अधिकतम सजा 3 साल है। अगर किसी को अदालत 1 साल की जेल और कुछ जुर्माना लगाती है और वो जुर्माना नहीं भरता, तो उसे ज्यादा से ज्यादा कितनी और जेल हो सकती है? बहुत अच्छा उदाहरण है। चोरी की अधिकतम सजा है 3 साल यानी 36 महीने। इसका 1/4 हुआ 9 महीने। 9 महीने। तो जुर्माना न भरने की सूरत में उस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा 9 महीने की अतिरिक्त जेल हो सकती है। ये उसकी 1 साल की मूल सजा के अलावा होगी। ये नियम सजा को अनुपात में रखता है। ये बहुत साफ है। एक और स्थिति हो सकती है, अगर किसी अपराध में सजा ही सिर्फ जुर्माना है, जेल है ही नहीं, और वो भी ना भरा जाए, तब? उसके लिए भी एक नियम है। धारा 85 कहती है कि अगर अपराध सिर्फ जुर्माने या सामुदायिक सेवा से दंडनीय है, तो जुर्माना न भरने पर दी जाने वाली जेल हमेशा सादा कारावास होगी, कठिन नहीं। ये एक छोटी लेकिन जरूरी बात है। जी। और मान लीजिए कोई ये अतिरिक्त सजा काट रहा है और बीच में उसके परिवार वाले जुर्माने का पैसा भर देते हैं, तो क्या उसे तुरंत छोड़ दिया जाएगा? हाँ, उसी वक्त। धारा 86 कहती है कि जैसे ही जुर्माना चुका दिया जाता है या कानूनी तरीके से वसूल लिया जाता है, कैदी को फौरन रिहा कर दिया जाएगा। अगर आधा जुर्माना भरा है तो आधी सजा कम हो जाएगी। सिस्टम काफी लचीला है। तो हमने पैसों से जुड़ी सजा और आजादी छीनने वाली सजा की बात की, लेकिन एक सजा ऐसी भी है जो इन दोनों से ज्यादा कठोर मानी जा सकती है। एकांत परिरोध। हाँ, एकांत परिरोध यानी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। किसी इंसान को बिल्कुल अकेला छोड़ देना। ये बहुत विवादित रहा है। क्या नया कानून इसे लेकर कोई सीमा तय करता है? हाँ, और ये सीमाएं बहुत सख्त और जरूरी हैं। ये दिखाती है कि कानून इस सजा की गंभीरता को समझता है। बीएनएस की धारा 11 साफ तौर पर कहती है कि एकांत परिरोध की कुल अवधि किसी भी हालत में 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती। किसी भी हालत में? किसी भी हालत में, चाहे जुर्म कितना भी बड़ा क्यों ना हो। 3 महीने की ऊपरी सीमा। और जहां तक मैं इन दस्तावेजों में देख पा रही हूँ, ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि असल सजा कितनी लंबी है। एक तरह का स्लैब सिस्टम है। बिल्कुल, ये एक टियर्ड सिस्टम है। अगर कुल सजा 6 महीने तक की है तो ज्यादा से ज्यादा 1 महीने का एकांत परिरोध हो सकता है। बस 1 महीना? हाँ,
अगर सजा 6 महीने से 1 साल के बीच है तो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने, और अगर सजा 1 साल से ज्यादा है तब जाकर वो अधिकतम 3 महीने की सीमा लागू होती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत जरूरी नियम है जो शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सजा दी कैसे जाएगी, इसके बारे में भी कुछ लिखा है। हाँ, और वो धारा 12 में है, जो एक तरह का सेफ्टी मैकेनिज्म है। इसके अनुसार एकांत परिरोध एक बार में लगातार 14 दिनों से ज्यादा का नहीं हो सकता। 14 दिन? हाँ, 14 दिन के बाद उसे ब्रेक देना ही होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और शर्त भी है ना, अगर सजा 3 महीने से ज्यादा की है तो किसी भी 1 महीने में कुल 7 दिन से ज्यादा का एकांत परिरोध नहीं दिया जा सकता। अच्छा। ये सारे नियम ये पक्का करने के लिए हैं कि इस कठोर सजा का इस्तेमाल कैदी को मानसिक रूप से तोड़ने के लिए ना किया जाए। ये कैदी के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर बनाया गया एक बहुत ही मानवीय प्रावधान है। ये नियम काफी स्पष्ट है, लेकिन कानून हमेशा सीधी लकीर में नहीं चलता। कभी कभी बहुत अजीबोगरीब हालात भी पैदा होते हैं। जैसे क्या होगा अगर कोई ऐसा अपराध करे जो कई छोटे छोटे अपराधों से मिलकर बना हो? ये एक क्लासिक कानूनी दुविधा है। धारा 9(1) इसी को सुलझाती है। वो कहती है कि ऐसे में अपराधी को हर छोटे अपराध के लिए अलग अलग सजा नहीं दी जाएगी, जब तक कि ऐसा साफ साफ लिखा ना हो। तो मतलब उसे एक ही सजा मिलेगी? उसे आमतौर पर उन सभी हिस्सों से मिलकर बने एक ही बड़े अपराध के लिए सजा मिलेगी। और एक और दिलचस्प स्थिति जिसका जिक्र है, मान लीजिए ये तय है कि एक आदमी ने 2 अपराधों में से कोई एक किया है, पर प्रोसिक्यूशन ये साबित नहीं कर पा रहा कि उसने कौन सा वाला किया है, तब क्या होगा? ये न्याय के एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत को दिखाता है। धारा 10 कहती है कि ऐसी हालत में अगर दोनों अपराधों की सजा अलग अलग है तो अपराधी को उस अपराध के लिए सजा दी जाएगी जिसकी सजा सबसे कम है। सबसे कम वाली? हाँ, मतलब जब भी कोई शक या संदेह हो तो कानून का झुकाव दोषी के प्रति नरम रहेगा। ये तो बेनिफिट ऑफ द डाउट के सिद्धांत का ही एक रूप लग रहा है। बिल्कुल। ये सुनिश्चित करता है कि किसी को ऐसी सजा ना मिल जाए जो शायद उसके असल अपराध से कहीं ज्यादा हो। ये निष्पक्षता की गारंटी देता है। और इसी की दूसरी तरफ धारा 13 उन लोगों के लिए है जो बार बार अपराध करते हैं। ये एनहांस्ड पनिशमेंट यानी बढ़ी हुई सजा का प्रावधान करती है ताकि आदतन अपराधियों को रोका जा सके। तो इस पूरी बातचीत को अगर हम समेटें तो तस्वीर ये बनती है कि भारतीय न्याय संहिता सजा देने के लिए एक बहुत ही सोचा समझा ढांचा लेकर आई है। इसमें मृत्युदंड जैसी सबसे कठोर सजा भी है और सामुदायिक सेवा जैसा सुधारात्मक विकल्प भी। हाँ, और हमने ये भी समझा कि उम्र कैद का मतलब सच में पूरी जिंदगी की कैद है। जुर्माने के नियम आर्थिक हकीकत को ध्यान में रखते हैं। और एकांत परिरोध जैसी सख्त सजा पर भी मानवीय लगाम लगाई गई है। सही कहा। हर नियम के पीछे एक संतुलन बनाने की कोशिश दिखती है। ये सारी जानकारी हमें इस कानून के पीछे की नीयत को समझने में मदद करती है। एक तरफ अपराध रोकने की सख्ती है तो दूसरी तरफ न्याय करते वक्त सिद्धांतों और मानवीयता को भी जगह दी गई है। बिल्कुल। और ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने बातचीत की शुरुआत में सामुदायिक सेवा का जिक्र किया था, जो एक नया विकल्प है। ये सोचने वाली बात है कि क्या ये सिर्फ छोटे मोटे अपराधों के लिए एक अतिरिक्त सजा है, या ये भारत में न्याय की परिभाषा को बदलने की क्षमता रखता है? क्या हम एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां न्याय का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं बल्कि समाज में हुए नुकसान की भरपाई करना होगा? इस एक बदलाव के दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे सुनने वाले ने भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 3 से जुड़े कुछ स्रोत भेजे हैं। ये कानून का वो हिस्सा है जो साधारण अपवादों की बात करता है। अब ये सुनने में बड़ा टेक्निकल लगता है ना? लेकिन असल में ये उन दिलचस्प सवालों के जवाब देता है जो हम सब कभी ना कभी सोचते हैं। जैसे क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है जहाँ कानून तोड़ना अपराधी ना माना जाए? कानून सजा देता है लेकिन वो कब कहता है नहीं, यहाँ तुम्हारी गलती नहीं थी। आज हम कानून की इसी पहेली को सुलझाएंगे और समझेंगे कि हर नियम का एक अपवाद क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। ये साधारण अपवाद या जनरल एक्सेप्शंस आखिर हैं क्या? इनका मकसद क्या है? इसका मकसद बहुत गहरा है। देखिए, कोई भी कानून सिर्फ ये नहीं बता सकता कि चोरी करना अपराध है या चोट पहुंचाना अपराध है। उसे ये भी देखना पड़ता है कि वो काम किन हालातों में किया गया। क्या वो जानबूझकर किया गया? क्या वो किसी मजबूरी में किया गया? क्या करने वाले को पता भी था कि वो क्या कर रहा है? ये अपवाद उन्हीं हालातों को पहचानते हैं। ये कहते हैं कि अगर किसी काम के पीछे गलत इरादा यानी मेंस रियर नहीं है,
या फिर वो काम किसी जायज वजह से किया गया तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। अच्छा, मतलब ये कानून के सेफ्टी वॉल्व की तरह है, जो उसे बहुत ज्यादा कठोर और अमानवीय होने से बचाते हैं। बिल्कुल सही शब्द, सेफ्टी वॉल्व। ये कानून में इंसानियत और तर्क को जिंदा रखते हैं। इसी से जुड़ा एक बहुत पुराना और मशहूर सिद्धांत है कि कानून न जानना कोई बहाना नहीं होता। ये हर कानूनी सिस्टम की नींव है। इसे एक पुरानी लैटिन कहावत में कहा गया है, इग्नोरेंशिया जुरिस नॉन एक्सक्यूजेट। मतलब आप ये कहकर नहीं बच सकते हैं कि सॉरी मुझे नहीं पता था कि ऐसा करना गैर कानूनी है। कानून ये मानकर चलता है कि देश के हर नागरिक को देश के कानून पता होने चाहिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। कानून की भूल तो माफ नहीं है, पर तथ्य की भूल माफ हो सकती है। इन दोनों में क्या फर्क है? ये बहुत महत्वपूर्ण फर्क है। देखिए, तथ्य की भूल का मतलब है कि आप जो कर रहे थे आपको लगा कि वो कुछ और है। इसे समझने के लिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक सैनिक है जिसे उसके सीनियर ऑफिसर ने एक भीड़ पर गोली चलाने का हुक्म दिया। अब उस सैनिक को लगता है कि यह एक कानूनी हुक्म है और वो उसका पालन करने के लिए बाध्य है। उसने गोली चला दी। यहां उसने कोई अपराध नहीं किया क्योंकि वो सद्भाव में कानून के आदेश का पालन कर रहा था। उसे लगा कि तथ्य ये है कि यह एक कानूनी कार्रवाई है। अच्छा, तो वो कानून नहीं तोड़ रहा था, वो तो बस एक आदेश का पालन कर रहा था। एक और उदाहरण, शायद कोर्ट के किसी अधिकारी का। हाँ, मान लीजिए एक कोर्ट के अफसर को वाई नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट मिलता है। वो पूरी जांच पड़ताल करता है और गलती से जेड को वाई समझकर गिरफ्तार कर लेता है। यहां उसने विधि की भूल नहीं की। उसे पता है कि किसी बेगुनाह को गिरफ्तार करना गलत है। उसने तथ्य की भूल की है। उसे लगा कि जेड ही वाई है। अगर उसने ये काम पूरी ईमानदारी और सावधानी से किया है तो उसे सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, ये तो हुई भूल चूक की बात। अब उन स्थितियों पर आते हैं जहां इरादा ही नहीं था, मतलब जो हुआ वो बस एक हादसा था। कानून में हादसों के लिए एक बहुत जरूरी सिद्धांत है। वो कहता है कि अगर कोई काम पूरी तरह से एक दुर्घटना है तो वो अपराध नहीं है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। पहला, वो काम करते समय कोई गलत इरादा नहीं होना चाहिए। दूसरा, वो काम कानूनी होना चाहिए। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, उस काम को करते समय पूरी सावधानी और सतर्कता बरती गई हो। इसका मतलब है कि हर हादसा एक जैसा नहीं होता। जैसे वो कुल्हाड़ी वाला एक उदाहरण है। हाँ, एक आदमी जंगल में लकड़ी काट रहा है, पूरी सावधानी बरत रहा है। अचानक उसकी कुल्हाड़ी का फल निकलकर हवा में उछलता है और पास खड़े आदमी को लग जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये एक दुखद हादसा है, लेकिन अपराध नहीं, क्योंकि लकड़ी काटना कानूनी काम है। उसका कोई गलत इरादा नहीं था और उसने पूरी सावधानी बरती थी। लेकिन अगर वही आदमी एक भीड़-भाड़ वाले पार्क में जहां बच्चे खेल रहे हैं, उसी तरह लापरवाही से लकड़ी काट रहा हो, तब क्या होगा? तब ये हादसा नहीं बल्कि आपराधिक लापरवाही कहलाएगा, क्योंकि उसने वो सावधानी नहीं बरती जो उसे बरतनी चाहिए थी। नतीजा भले ही वही हो, लेकिन हालात और उसकी लापरवाही उसे दोषी बना देते हैं। यहाँ कानून आपके काम के नतीजे के साथ साथ आपके इरादे और आपकी सावधानी को भी तौलता है। ये तो हुई उस स्थिति की बात जहां कुछ करने का इरादा ही नहीं था। लेकिन क्या होता है जब इरादा तो है, पर काम करने वाला ये समझने में सक्षम न हो कि वो क्या कर रहा है? जैसे कि कोई बच्चा। ये एक और बहुत दिलचस्प पहलू है। कानून यहाँ उम्र के हिसाब से एक बहुत साफ लकीर खींचता है। बीएनएस के मुताबिक 7 साल से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया कोई भी काम अपराध हो ही नहीं सकता। इसे डॉली इनकैपेक्स कहते हैं, यानी अपराध करने में मानसिक रूप से अक्षम। चाहे वो काम कितना भी गंभीर क्यों ना हो, अगर एक 6 साल का बच्चा किसी को बहुत बड़ी चोट पहुंचा दे, तब भी नहीं। कानून का मानना है कि 7 साल से कम उम्र के बच्चे में सही और गलत का फर्क समझने की या किसी काम के नतीजों को पूरी तरह आंकने की मानसिक क्षमता विकसित ही नहीं हुई होती। उसका दिमाग आपराधिक इरादा बना ही नहीं सकता। वो जो भी करता है वो शरारत हो सकती है, नादानी हो सकती है, लेकिन कानून के नजर में वो अपराध नहीं है। और 7 से 12 साल के बच्चों के बारे में क्या? यहाँ तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता होगा। बिल्कुल। 7 से 12 साल के बच्चों के लिए ये छूट शर्त है। मतलब उन्हें सुरक्षा तो मिलती है, लेकिन हर हाल में नहीं। यहां अदालत को ये देखना पड़ता है कि क्या उस बच्चे की समझ इतनी विकसित हो चुकी थी कि वो अपने काम की प्रकृति और उसके नतीजों को समझ सके। अगर एक 10 साल का बच्चा चोरी करता है तो प्रोसिक्यूशन को यह साबित करना पड़ सकता है कि उस बच्चे को पता था कि चोरी करना गलत है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि हर केस में अदालत को उस बच्चे के दिमाग में झांक कर देखना पड़ता होगा। ये तो बहुत सब्जेक्टिव हो सकता है। हाँ, ये सब्जेक्टिव है। अदालत बच्चे की उम्र, उसके बैकग्राउंड, उसके बर्ताव और अपराध की प्रकृति को देखती है। अगर एक 11 साल का बच्चा बहुत चालाकी से कोई अपराध करता है और फिर उसे छिपाने की कोशिश करता है, तो अदालत ये मान सकती है कि उसकी समझ इतनी विकसित हो चुकी थी कि उसे अपने काम की गलत प्रकृति का अंदाजा था। बच्चों से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह की छूट मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी मिलती है, लेकिन यहाँ पागलपन को कानून कैसे परिभाषित करता है? ये डॉक्टर की परिभाषा से अलग होता है ना? ये बहुत ही अहम सवाल है। कानून कानूनी पागलपन को देखता है, जो मेडिकल पागलपन से बहुत अलग हो सकता है। इसे समझने के लिए एक मशहूर अंग्रेजी केस, एम नैगेटन केस के नियम को देखना होगा, जो आज भी भारत में कानून का आधार है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि किसी व्यक्ति को मानसिक अस्वस्थता का बचाव सिर्फ तब मिलेगा जब वो ये साबित कर दे कि अपराध करते समय उसकी दिमागी बीमारी की वजह से वो दो चीजें जानने में असमर्थ था। पहला, वो जो कर रहा है उसकी प्रकृति क्या है, या दूसरा, अगर वो ये जानता भी है तो उसे ये नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो गलत है या कानून के खिलाफ है। इसे किसी सरल उदाहरण से समझा सकते हैं? स्किज़ोफ्रेनिया का मरीज है, ये हुई मेडिकल बात, लेकिन कानून ये पूछता है, क्या उस बीमारी की वजह से जब वो अपराध कर रहा था तब उसकी सही और गलत में फर्क करने की क्षमता ही खत्म हो गई थी? अगर एक व्यक्ति किसी वहम में किसी को मार देता है, ये सोचकर कि वो एक मिट्टी का पुतला है, तो उसे नहीं पता कि उसके काम की प्रकृति क्या है। लेकिन अगर उसे पता है कि वो एक इंसान को मार रहा है, पर उसकी बीमारी उसे विश्वास दिलाती है कि भगवान ने उसे ऐसा करने का हुक्म दिया है, तो उसे नहीं पता कि वो जो कर रहा है वो गलत है। सिर्फ इन स्थितियों में ही उसे बचाव मिल सकता है। तो दिमागी बीमारी होना ही काफी नहीं है, उस बीमारी का असर उसकी तर्क शक्ति पर ऐसा होना चाहिए कि सही गलत का बोध ही खत्म हो जाए। एकदम सही। कानून का लेना देना व्यक्ति की कॉग्निटिव फैकल्टीज, यानी सोचने समझने की शक्ति के पूरी तरह से खत्म हो जाने से है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और मामला है नशा। अगर कोई नशे में अपराध कर दे तो? यहाँ कानून बहुत सख्त है। अगर आपने खुद अपनी मर्जी से नशा किया है, चाहे शराब का हो या ड्रग्स का, और फिर कोई अपराध किया है, तो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कोई बहाना नहीं है। लेकिन क्या हो अगर किसी को बिना बताए या जबरदस्ती नशा करा दिया गया हो? वो एक बिल्कुल अलग स्थिति है। उसे अनैच्छिक नशा या इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन कहते हैं। अगर किसी को उसकी जानकारी के बिना या उसकी मर्जी के खिलाफ कोई नशीली चीज दे दी गई है और उस नशे के असर में वो ये समझने में असमर्थ हो जाता है कि वो क्या कर रहा है या जो कर रहा है वो गलत है, तब उसका काम अपराध नहीं माना जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी की ड्रिंक में कोई चुपके से कुछ मिला दे और वो होश खोकर कोई बड़ा अपराध कर दे, तो वो पूरी तरह बच जाएगा? ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, कानून की नजर में वो बच सकता है, क्योंकि यहाँ उसका कोई दोष नहीं है। उसकी सोचने समझने की क्षमता उसकी अपनी गलती के बिना छीन ली गई थी। इसलिए उसके काम के पीछे वो आपराधिक इरादा नहीं था जो सजा के लिए जरूरी है। अब तक हमने उन स्थितियों की बात की जहां या तो इरादा नहीं था या सोचने समझने की क्षमता नहीं थी। लेकिन कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जहां एक समझदार व्यक्ति जानबूझकर कानून तोड़ता है, पर उसे जायज माना जाता है। इसमें सबसे पहले आता है आवश्यकता का सिद्धांत। हाँ, ये एक बहुत ही मजेदार और विवादित सिद्धांत है। इसका मूल विचार है एक बड़ी बुराई को रोकने के लिए एक छोटी बुराई करना। इसका क्लासिक उदाहरण है कि एक बड़ी आग को शहर में फैलने से रोकने के लिए कुछ घरों को गिरा देना। यहाँ घर गिराना गैर कानूनी है, लेकिन पूरे शहर को बचाने के लिए ये एक आवश्यक काम था। लेकिन ये तो एक बहुत फिसलन भरी ढलान लगती है। अगर हर कोई अपनी बड़ी जरूरत के लिए छोटी हानि करने लगे तो फिर कानून का मतलब ही क्या रह जाएगा? इसकी सीमा क्या है? इसकी सीमा बहुत सख्त है, और वो सीमा है किसी बेगुनाह की जान लेना। इस पर इतिहास का सबसे मशहूर केस है आर बनाम डडली एंड स्टीफन। ये वो समुद्री जहाज वाला मामला है ना? जी। 4 लोग एक तूफान में समुद्र में फंस जाते हैं। उनके पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है। कई दिन भूखे प्यासे रहने के बाद उनमें से 2 लोग, डडली और स्टीफन, मिलकर सबसे कमजोर 17 साल के कैबिन बॉय को मार डालते हैं और उसे खाकर अपनी जान बचाते हैं। बाद में जब उन्हें बचाया जाता है तो उन पर हत्या का मुकदमा चलता है। और उन्होंने यही आवश्यकता का तर्क दिया होगा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सब मर जाते। उन्होंने यही कहा,
लेकिन अदालत ने इस तर्क को खारिज कर दिया। जज ने एक बहुत गहरी बात कही, अपने जीवन को बचाना एक कर्तव्य है, लेकिन इसे दूसरों के लिए बलिदान करना सर्वोच्च कर्तव्य हो सकता है। अदालत ने फैसला दिया कि अपनी जान बचाने की जरूरत किसी बेगुनाह की हत्या को जायज नहीं ठहरा सकती। तो आवश्यकता का सिद्धांत आपको किसी की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत दे सकता है, लेकिन किसी की जान लेने की नहीं। और अब आके हैं शायद सबसे ज्यादा चर्चित और आम जीवन से जुड़े अपवाद पर, निजी प्रतिरक्षा का अधिकार या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, आत्मरक्षा का अधिकार। हाँ, बीएनएस में इस पर काफी विस्तार से बात की गई है। यह कानून हर इंसान को एक बुनियादी अधिकार देता है, अपनी और किसी दूसरे इंसान की जान और शरीर की रक्षा करने का, और अपनी व दूसरों की संपत्ति की रक्षा करने का। यह आत्मसंरक्षण के प्राकृतिक अधिकार को कानूनी मान्यता देता है। लेकिन जैसा कि हर अधिकार के साथ होता है, इसकी भी कुछ सीमाएं होंगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई आपको एक थप्पड़ मारे और आप उसे गोली मार दें। बिल्कुल नहीं। इसकी दो सबसे बड़ी सीमाएं हैं। पहली, यह अधिकार तब नहीं मिलता जब आपके पास सरकारी अधिकारियों यानी पुलिस की मदद लेने का पूरा समय और मौका हो। अगर कोई आपको धमकी दे रहा है कि वो कल आपको मारेगा, तो आपका कर्तव्य है कि आप पुलिस के पास जाएं, ना कि खुद कानून हाथ में ले। यह अधिकार अचानक आए खतरे के लिए है। और दूसरी सीमा? दूसरी सीमा है उचित बल का प्रयोग। आप आत्मरक्षा में उतना ही बल इस्तेमाल कर सकते हैं जितना उस खतरे को टालने के लिए जरूरी है। जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल आपको खुद अपराधी बना सकता है। अगर कोई खाली हाथ आप पर हमला कर रहा है, तो आप उसे रोकने के लिए बल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन पिस्तौल निकालकर उसे मार नहीं सकते। लेकिन क्या ऐसी कोई स्थिति है जहां कानून आत्मरक्षा में किसी की जान लेने तक की इजाजत देता है? हाँ, ऐसी बेहद गंभीर स्थितियों का जिक्र कानून में साफ तौर पर किया गया है। शरीर की रक्षा करते हुए आप हमलावर की जान तब ले सकते हैं जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपकी मौत हो जाएगी, या आपको कोई गंभीर चोट लगेगी, या आप पर एसिड अटैक हो रहा है, या बलात्कार या अपहरण की कोशिश हो रही है। इन मामलों में कानून मानता है कि खतरा इतना बड़ा है कि जान लेना भी जायज है। और संपत्ति की रक्षा में? संपत्ति की रक्षा में भी ये अधिकार मिलता है, लेकिन केवल कुछ गंभीर अपराधों में, जैसे डकैती, रात के समय घर में सेंधमारी या आग लगाकर आपकी संपत्ति को नष्ट करने की कोशिश। इन मामलों में भी ये माना जाता है कि हमलावर न सिर्फ आपकी संपत्ति बल्कि आपकी जान के लिए भी खतरा बन सकता है। तो इन सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा से जो बात निकल कर आ रही है वो ये है कि बीएनएस का ये अध्याय सिर्फ कानूनी दांव-पेच नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस गहरे सिद्धांत को मान्यता देता है कि कानून हर स्थिति में एक जैसा कठोर और अंधा नहीं हो सकता। ये मानव व्यवहार की जटिलताओं को स्वीकार करता है, हमारे इरादे, हमारी भूल, हमारी मजबूरियां और सबसे बढ़कर अपनी रक्षा करने की हमारी सहज प्रवृत्ति। ये असल में आपराधिक न्याय के दिल में एक संतुलन बनाने की कोशिश है। पर या तो उनका इरादा गलत नहीं था, या फिर वो किसी मजबूरी में थे या अपनी जान बचा रहे थे। ये अपवाद कानून को इंसाफ के करीब लाते हैं। यहाँ हमारे सुनने वाले के लिए सोचने के लिए एक बात है। हमने देखा कि आवश्यकता का सिद्धांत आज किसी बेगुनाह की हत्या को सही नहीं ठहराता, जैसा कि उस जहाज वाले केस में हुआ। लेकिन भविष्य के बारे में सोचिए, जब सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़कों पर होंगी और उन्हें ऐसे मुश्किल पलों के लिए प्रोग्राम किया जाएगा जहां उन्हें दो बुरे विकल्पों में से एक को चुनना हो, जैसे कि क्या कार सड़क पर चल रहे 5 लोगों को बचाने के लिए घूमकर अपने एक पैसेंजर को मार दे, तब क्या हमारा समाज आवश्यकता की इन कानूनी और नैतिक सीमाओं पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर नहीं होगा?